तो सुनिएगा एक बार के लिए ध्यान से। जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन अपन ने लास्ट क्लास में शुरू किया था, ठीक है। उसमें अपन ने कई सारे टॉपिक्स पढ़े थे, ठीक है। नेमली हमने सेक्शन नंबर 5 वाला पार्ट से शुरू किया था जिंदगी अपना, जिसको था कमिंग इनटू एनैक्टमेंट, यानी कि कमेंसमेंट वाला टॉपिक अपन ने शुरू किया था। कि जनरली सबसे पहले कौन सा फॉलो करते हैं, सेक्शन नंबर 1 या फिर नोटिफिकेशन अगर है, और उसके बाद अगर उसमें दिया हुआ नहीं है तो जब भी जीजीसी ने साइन किया या फिर प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया है तब, राइट। यस। सेक्शन नंबर 6 वाज इफेक्ट ऑफ रिपील। अगर रिपील हो गया है, अगर एक्स जीवन से चला भी चुका है, तो उसको या तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि इट डज नॉट एवर एग्जिस्ट, बट उसके कुछ कुछ पॉइंट्स जो है अभी भी अफेक्ट में रहता है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली मेंशन। परफेक्ट। फिर 6A का बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज था, अगर आपको याद होगा बुक से, जिसको हमने बहुत आसान कर दिया था। याद है तो आपको, बिल्कुल याद है। अमेंडमेंट एक्ट के अफेक्ट स्टिल रहेंगे इवन आफ्टर वो पर्टिकुलर सेंट्रल एक्ट जिसका अमेंडमेंट हुआ है वो रिपील हो जाए तब भी, ठीक है। फिर रिवाइवल ऑफ रिपील्ड एनेक्टमेंट्स, वैसे तो इंडिया में होता नहीं जनरली, बट अगर आप चाहे तो रिपील एनेक्टमेंट को भी वापस से रिवाइव कर सकते हो, बट द पर्पस हैव टू बी क्लियरली मेंशन इन द टाइटल और द प्रीएम्बल, ठीक है बाबा लोग, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर 8 याद है क्या तुमको? क्या है सेक्शन नंबर 8 बता दो। किसको पूछ रहे हो, अग्रवाल जी को? सेक्शन नंबर 8 क्या था? रिपील्ड क्या होता है इसमें? क्या रिवाइज कर रहे हो तुम ये? ऐसा पढ़ाई कर रहा है? क्यों? हम कल इसको रिवाइज करने के लिए बोला था। क्यों सुने तुम्हारा बात, तुम केक खिलाया? बताओ, पलक बताओ। एग्जैक्टली ठीक है। अगर 1956 का रेफरेंस दिया हुआ इन द बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन इन अंडर द इनकम टैक्स, और अगर 2013 के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, देन इन दैट केस हम लोग वही सेम कैलकुलेशन करते हैं जो कि क्या लिखा हुआ है 115 जीबी में। चेक कर लो आंसर, हो गया, आने के बाद में वो कर लेना। ठीक है, समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, पक्की बात? ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ? रिवाइज किया था? नहीं कर पाया था, एग्जाम था आज, आज कर लेगा तो पक्का? श्योर? चलो ठीक है, कल पेपर का टेस्ट लेंगे, परसों ले लेंगे, ठीक है खुश। आज रिवाइज कर ले जनरल क्लासेस आज। नहीं नहीं, अब तुम परसों लेगा। तुम क्या हंसो, तुम केक दिया था। सेक्शन नंबर 9 बताओ, कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम। कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम में क्या था? पहला दिन को एक्सक्लूड करना है, आखिरी दिन को इंक्लूड करना है। हम क्या सुना इसलिए फिर कंप्यूटेशन एंड टाइम। कंप्यूटेशन ऑफ टाइम में क्या होता है? अगर बाई चांस जिस दिन ड्यू डेट था या फिर कोर्ट में अपने कुछ अपियर करना था, उस दिन अगर सोचो बाई चांस कोई कारण से कोर्ट बंद है, तो नेक्स्ट डे को भी वैलिड माना जाता है। सेक्शन नंबर 11 तो याद ही वाला, ऊपर का डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे जमीन में आइए और फिर कैलकुलेट कीजिए। सेक्शन नंबर 12 क्या था? प्रोराटा। अरे याद है तो? बीड़ी। इतना बड़ा केक अगर लेगा, उसका एक टैक्स लगता है, बड़ा केक का पीस होने से अकॉर्डिंगली टैक्स का रेट आप कम या बेसी कर देते हो। नेक्स्ट, ये तो अगर आप भूल जाओ तो मेरे हिसाब से तो शर्म वाली बात है। हाँ, बताइए। ठीक है। सेक्शन नंबर 13 में क्या था? ये तो सबसे, अरे आज भी पूरा फीमेल स्क्वाड बैठा हुआ है यहाँ पे। बताओ, कितना बढ़िया एक्ट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सेक्शन नंबर 13 में? कि अगर कोई चीज, कोई लॉ में ना अगर ही लिखा हुआ है, तो बाय बाय डिफॉल्ट शी के लिए भी एप्लीकेबल है, बट जहां पे शी लिखा हुआ है वहां पे ही के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बट ह्यूमंस के लिए रिलेटेड है, जानवरों से रिलेटेड नहीं है। फिर सेक्शन नंबर 14 देखा जाए ना, सेक्शन नंबर 8 जो मैंने इसको पूछा ना जानबूझ के, समझ रहे हो ना? उसके अलावा उतना टेक्निकल पॉइंट्स था नहीं, ठीक है, पढ़ो मत। सेक्शन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ देखो, पावर्स कन्फर्ड टू बी एक्सरसाइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर मेरे पास एक बार कुछ पावर आ गया है तो ऐसा नहीं है उसका पावर एक ही बार रहता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम यू कैन पुट इन दैट पावर। नंबर नेक्स्ट क्या है? सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15 में क्या दिया बताइए के लिए? कि हम लोग जब भी एक नया ऑथोरिटी बनाते हैं, नया टीम बनाते हैं, देन ईदर वी कैन रिक्रूट न्यू पीपल, उसको बोलते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट बाय नेम, या फिर एक्स ऑफिशियो। याद है ना आपको? पुराने लोगों को भी हम लोग नए डिपार्टमेंट में लेकर आ जा सकते हैं। समझ में आया आपको?
नेक्स्ट सेक्शन नंबर 16 में क्या, जिसके पास में अपॉइंटमेंट का ताकत है उसके पास में सस्पेंड और जस्टिस डिस्मिस करने का भी पावर है। सेक्शन नंबर 17 में क्या था सर, मुझे बताइए बताइए, ये भूल गया? सेक्शन नंबर 17 भूल गए सब लोग? अरे भैया, कोई अगर गवर्नमेंट ऑफिसर है, फंक्शनरी हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड विद अनदर फंक्शनरी, तो जो ताकत मेरे पास था वही सेम ताकत नए वाले को भी मिल जाएगा। समझ में आया नहीं आया, मुझे बताइए एक बार के लिए। सोचो तुम एक रिलेशनशिप में था, मान लो, ठीक है, और तुम उससे गए हो, तो अब नया में अगर तुम आ गया है तो तुम नया वाला को भी तो उतना ही प्यार करेगा या नहीं करेगा जितना पुराना वाला को किया था? ठीक है, वही सेम। समझ में आया आपको? आओ, नया टॉपिक से, ठीक है, चल रिवाइज क्या ना, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, तो पिट्टी देंगे ठीक से। नेक्स्ट क्या है लिखा हुआ देखो तो, सक्सेसर्स, पता है क्या होता है सक्सेसर्स? व्हाट डू यू मीन बाय सक्सीड? अब बताओ, वो गलत एग्जांपल देता है इसके लिए? नहीं, तुम लोग बताओ, अब तुम लोग तो एक बार यहाँ पे फेयर है ना एकदम। बताइए, आप लोग मेरे को डाउट कर रहा था कि हम गलत एग्जांपल देते हैं, देख लिया तो इसको एक कदम आगे देख रहा तुम। एक होता है प्रेडेसेसर और एक होता है सक्सेसर, ठीक है। देखो, जैसे एग्जांपल देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फिर पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन आपने सुना है क्या होता है? आरटीसी, रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। हर एक स्टेट का रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन रहता है, जैसे बसेस वगैरह चलता है ना, उसको अपन रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन मानते हैं, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल था, प्रेडेसेसर मतलब क्या था आपका, जो पहले था, पहले क्या था नाम उसका, बॉम्बे स्टेट आरटीसी। अभी तो बहुत लोगों को लगता है कि बॉम्बे मतलब मुंबई वाला स्टेट, पहले बॉम्बे वाज नॉट जस्ट बॉम्बे वाला जो पर्टिकुलर एरिया पे देखते हो, बॉम्बे वाज अ ग्रेटर चंक ऑफ महाराष्ट्र पहले, इसलिए बहुत जगह आपको बॉम्बे 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 दिख रहा होगा, ठीक है। तो बॉम्बे स्टेट आरटीसी था पहले, ठीक है। दैट गुड सक्सीडेड बाय व्हाट, महाराष्ट्र स्टेट आरटीसी। आप मुझे बताइए, इसके जितने भी ताकत थे, जो भी फंक्शनरीज थे, क्या सबके सब इधर भी आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? आप मुझे बताइए, कॉमन सेंस वाली बात है या नहीं है? वही लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, फॉर द पर्पज ऑफ इंडिकेटिंग द एप्लीकेशन ऑफ लॉ, यानी कि पावर एंड ड्यूटीज का बात अगर हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या हो गया, पावर एंड ड्यूटीज। अरे भैया, जो भी पहले का पावर एंड ड्यूटीज था वो सक्सेसर को भी ऑफ द फंक्शनरी मिल जाएगा, अगर प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस किया हुआ हो बाय द फंक्शनरी। इतना इजी देखो, फॉर द पर्पस of indicating the application of law, that is the power and duties upon to the successor of a functionary express its relation, that is the successor of that functionary। मतलब आपको सिर्फ उसको एक्सप्रेस करना है, एंड बाकी आपके सारे के सारे पावर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, पावर्स एंड ड्यूटीज क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक पक्की बात। तो पहले केस में क्या था, अगर फंक्शनरी चेंज हो रहा है, अगर फंक्शनरी चेंज हो रहा है यानी गवर्नमेंट ऑफिसर चेंज हो रहा है, तो उसके पास भी सिमिलर पावर आ जाएगा जो पहले वाले फंक्शनरी का था। इसके पहले वाला पॉइंट में ये बताया। दूसरा में क्या बोला, अगर डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है, पहले क्या था बॉम्बे स्टेट आरटीसी, अब क्या हो गया महाराष्ट्र स्टेट आरटीसी, तो भैया जो उसके फंक्शनरी है ना उसको भी पावर एंड ड्यूटीज मिल जाएगा जो पहले था, अनलेस स्पेसिफिकली कुछ कॉन्ट्ररी लिखा हुआ हो तो। समझ में आया आपको? यानी दोनों पावर है उसमें, कोई दिक्कत, कोई भी तकलीफ, कोई भी हाजमा इश्यूज, एवरीथिंग इज पचिंग प्रॉपरली, इजी बिजी। ठीक है, तो ये आपका हो गया लास्ट सेक्शन आपका इसका, वो है सेक्शन नंबर 19। ये मैंने ऑलरेडी कल डिस्कस तो वैसे कर लिया था, आपको बता देता हूँ कि अगर बाय चांस, इसका मस्त एग्जांपल था, अगर एक प्रेसिडेंट अभी है हमारे पास में, इंडिया में है प्रेसिडेंट जी, ठीक है, अब प्रेसिडेंट सी फॉर सम रीजन इज नॉट अवेलेबल, शी इज नॉट वेल, दैट इज वाई वो 2 महीने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो उसके बिहाफ में कौन काम करेगा, वाइस प्रेसिडेंट। उस समय उसको हम लोग प्रेसिडेंट बोलेंगे, वाइस प्रेसिडेंट? नहीं सर, हम लोग उसको प्रेसिडेंट ही बोलेंगे, एंड विल कॉल देम द एक्टिंग प्रेसिडेंट। एंड अगर एक्टिंग प्रेसिडेंट है तो उसके पास भी सेम पावर आ जाएगा जैसा प्रेसिडेंट का होता है या नहीं होता है? द आंसर इज व्हाट, एब्सोल्युटली यस। यही है सेक्शन नंबर 19, बहुत ही ज्यादा इजी सेक्शन। सेक्शन नंबर 19, व्हेन अ सबऑर्डिनेट इज परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑफ अ चीफ इन एब्सेंस फॉर द टाइम बीइंग, मतलब टेम्पररी पर्पस के लिए अगर चीफ अवेलेबल नहीं है और वो टेम्पररी पर्पस के लिए जो सबऑर्डिनेट है वो परफॉर्म कर रहा है अपना ड्यूटी, देन द लॉ यानी कि power and duties applicable to the chief shall also apply to the subordinate। समझ में आया? परफेक्ट है बिल्कुल। याद तक जब भी आप लिखोगे ना नोट्स को, तो आप कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल में लिख लेने का, क्योंकि अगर सिर्फ ये रीड करोगे ना तो डिफिकल्ट होता है लिंक करना, बट ये देखते हैं को याद हो जाएगा कि चीफ कौन हो गया हमारे केस में, सबऑर्डिनेट कौन हो गया हमारे केस में, जब ये अवेलेबल नहीं होगा टेम्पररी पीरियड के लिए तो कौन आ जाएगा, और इसके पास भी सेम पावर आ जाएगा, लाइक दैट ऑफ द परफेक्ट।
सेक्शन नंबर 19 आपका क्या हो गया समाप्त, उसके साथ में हमारा ये वाला जो पार्ट है वो भी खत्म हो गया। भैया कितने सेक्शन है? 32, 32 सेक्शन है आपके। भैया कुछ तो चेंजेस आए होंगे ना? यस, 31 एंड 32 रिपील हो गया है। ठीक है, तो कितना सेक्शन बता? 30। आज का मेरा टारगेट है कि हम लोग 27 सेक्शंस तक कर दे। भैया 3 सेक्शंस क्यों रखा? मर्जी। ठीक है, ऐसे हमको पता था बाद में हैवी हो जाएगा आप लोग के लिए, इसीलिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 20 से लेके 24। ठीक है, तो भैया यहाँ तो 20 से 24 लिखा हुआ है, ये सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के ऊपर है। तो 25 से 30 क्या होगा? मिसलेनियस। तो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, समझ रहे हो आप लोग बात को? मेरे को नहीं लगता है इसके पहले जो आपने सेक्शन पार्ट किया है, यानी कि फ्रॉम सेक्शन नंबर 14 टू व्हाट, 14 to 19, I think 14 to 19 is the most easiest of the entire lot। 14 से 19 में मेरे हिसाब से तो आप लोगों को एक भी चीज में डाउट नहीं आया होगा। इट्स द मोस्ट इजीएस्ट। पहले वाले केस में भी हल्का फुल्का आया होगा, सेक्शन नंबर 8 7 इसमें थोड़ा दिक्कत आया होगा, बाकी तो इट्स एब्सोल्युटली इजी आई फील। ठीक है, अभी वापस से हम लोग इजी पार्ट वाला पार्ट में जाएंगे। ठीक है, आइए क्या लिखा हुआ है देखो तो, टॉपिक का नाम क्या लिखा हुआ है? सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। क्या लिखा हुआ? सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सर ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? एक होता है एक्ट, एक होता है एक्ट, बट खाली खाली एक्ट ही होता है क्या? केवल एक्ट ही होता है क्या? नहीं, एक्ट के साथ में रूल्स भी होता है, सही बात, ऑर्डिनेंस भी होता है, सही बात, रूल्स रेगुलेशंस और फिर और क्या था? ऑर्डिनेंसेस रहता है। ये सारे क्या है? सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब मैं जो पॉइंट बताऊंगा ना आपको, सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है, जो भी पॉइंट अभी बताने वाला हूँ सबके सब बेसिक कॉमन सेंस के ऊपर। आप बोलोगे भैया क्यों दिया भाई ये वाला पार्ट? अरे केक नहीं खाया था इसमें भूल गया डालना। ठीक है, सो स्पेलिंग गलती नहीं था, ये क्लरिकल मिस्टेक था। ठीक है, कि डंडी निकाला बोल गया था, स्पेलिंग मिस्टेक। हम इसमें लेगुलेशन लिखता है तो समझ में आता है स्पेलिंग मिस्टेक है, बाकी दुनिया में तो कुछ नहीं दिखा रहा यहाँ पे। ठीक है, आइए सेक्शन नंबर 20 से लेकर 24 में क्या है? सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, बड़ा कॉमन सेंस वाले पॉइंट्स है सारे के सारे, मतलब आपको बता देता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, कि अगर कोई एक्ट को कुछ पावर दिया गया है, तो आप मुझे बताइए सिमिलरली क्या रेगुलेशंस जो है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है, क्या उसको भी पावर मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऑब्वियस सा बात है, जो कि एक्ट के लिए एप्लीकेबल हो गया, क्या उसके सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में भी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? द आंसर इज व्हाट? यस। ठीक है, इसी के ऊपर सारे के सारे पॉइंट्स है फ्रॉम सेक्शन नंबर 22। आइए सबसे पहले के मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मेन लेजिस्लेशन का एग्जांपल देखिए क्या लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013। सर ये कौन पास करता है? पार्लियामेंट। ये अमेंड भी कौन करता है? पार्लियामेंट। मैं आपको बताता हूँ, पार्लियामेंट में कुछ भी अगर पास होता है और अगर उसको अमेंड करना होता है, ये एक टीडीएस प्रोसेस है। टीडीएस मतलब आप जो टैक्स में टीडीएस पढ़े वो नहीं। ठीक है, TEDIOUS। ठीक है, ठीक है। टीडीएस मतलब क्या होता है? कम्बरसम प्रोसेस। सर कम्बरसम मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन होता है, इसमें काफी सारे अप्रूवल्स की रिक्वायरमेंट होती। ठीक है, हमसे जो फील्ड समझ में आया? बोला सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कौन सा था आपका? NORSRFP। क्या है? NOSRFB। ठीक है, नॉस रफ। ठीक है, NOSRFB। ठीक है, N stands for notification, O stands for order, S stands for scheme, R stands for rules, F stands for forms, B stands for bylaws। तो ये है नॉस, NOSRFP। बोलो साथ में, एन रिदम है, रिदम है इसमें। NOSRFP रिदम, NOSRFP। समझ में आया आपको? तो N stands for notification, O stands for order, S stands for scheme, R stands for rules, F stands for forms, B stands for bylaws। आपने कहीं ना कहीं तरीके से सब कुछ पढ़ा है। ठीक है, अब भैया ऐसे बच्चा की तरह क्यों याद करा रहा है हम लोग को? NOSRFB इस तरीके से क्यों याद करा? हम लोग बच्चा नहीं है अभी, क्लास 5 6 का। हाँ, आपको लगता होगा कि मैं ऐसे ही बताता हूँ, जहां पे देखो। ठीक है, ये गलत यहीं पे गलत आ गया देखो, अदरवाइज आगे जाके देखो हर जगह जितना भी पढ़ोगे ना सब में देखो, देख रहे हैं क्या? यहाँ पे भी मिलेगा कहीं ना कहीं आपको, यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, सब में मिल जाएगा आपको, तो सब में ये वाला जो है ना, NOSRFB, वो हर में लिखना है आपको, किसी भी गायब हो गया होगा।
मेरी श्रुति की तरह अपना मर्जी नहीं करती। अभी तक अगर हम पलक को इतना बोला था ना, पलक 3-3 केक लेके आया था। आया नहीं पलक, बताओ। बताओ, इतना बड़ा हम गुनाह कर दिया है तो। Shit. दुर्गा, तो एडवोकेट कब बनो तो? वो नहीं पता, दो जनों के बीच में बंदर बाजी मार लेते हैं, बंदर बनने की कोशिश कर रहे थे, बंदर यार। ठीक है, आइए। तो मेन लेजिस्लेशन कौन सा हो गया? कंपनीज एक्ट। ये बनाता कौन है? पार्लियामेंट। अमेंड कौन करता है? पार्लियामेंट। सब ऑडिट पे कौन है? NOSRFP। बोलो साथ में, बोलो बोलो साथ में बोलिएगा। NOSRFP। NOSRFP। ठीक है, RF गिर गया। ठीक है। एन क्या है? नोटिफिकेशन, वापस गया होगा। आएगा आएगा, मुझे भरोसा है। यार मैं तो एकदम ना परेशान हो गया जीवन से। नहीं हुआ, नहीं हुआ। मतलब एक बात खाली सोचो, कितना जरूरी है लाइफ में। देखो, ये अपना लेवल पे ऑप्टिमम काम कर रहा है, ये अपने लेवल पे काम कर रहा है, ये अपने लेवल पे काम कर रहा है, ये अपने लेवल पे काम कर रहा है, वायर्स अपने लेवल पे काम कर रहा है, सब कोई अपना अपने लेवल पे काम कर रहा है। ये टिकला सा, इतना टिकला सा का वैल्यू देख रहे हो तुम लोग? सब इंटीग्रेटेड होने के बाद भी एक टिकला सा को भी ठीक रहना पड़ता है। प्लीज, अब तुम्हारा बहुत, तुम भी इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब ये पास कौन करता है? पार्लियामेंट। अमेंड कौन करता है? पार्लियामेंट। अब देखो, ये कौन इशू करता है? MCA। बस रेस्पेक्टिव जो भी आपका ऑफिसर होता है, ऑफिस मतलब जो स्टैट्यूटरी बॉडी होता है वो करता है, आपका MCA करता है। MCA स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और अमेंड भी कौन करता है उसको? MCA। यानी कि देखो, आप मुझे बताइए, एक्ट को अमेंड करना आसान होगा या फिर इनको सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को, सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को अमेंड करना क्या होगा? थोड़ा सा आसान होगा इन कंपैरिजन टू द मेन एक्ट्स। ठीक है, समझ में आया? क्या हो गया? आज खाना नहीं मिला? आइए चलिए बिल्कुल आगे। यस सर, तो ये था पहले, आपको समझा दिया आपको क्या होता है मेन लेजिस्लेशन, और क्या होता है दूसरा? सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? एब्सोल्युटली फाइन। आइए, पहला सेक्शन पढ़ने वाला, देखिए बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा पानी लेवल का बात है। देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स यूज्ड इन NOSRFP। ठीक है, समझ में आ गया ना? NOSRFP जो है, shall have the same meaning as given in the act। जो वर्ड्स रूल्स में दिया हुआ रहेगा, जो वर्ड्स नोटिफिकेशन में रहेगा, वो सेम मीनिंग ड्रॉ करेगा नहीं करेगा? आप मुझे बताइए, जो कि एक्ट में दिया हुआ है। सर एग्जांपल दीजिए ना। शेल्फ प्रोस्पेक्टस सुना है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस सुना है ना? जो प्रोस्पेक्टस शेल्फ में रखा हुआ रहता है, वैसे ही बोलता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो याद है क्या सेल्फ प्रोस्पेक्टस? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस याद है? टेस्ट अभी आने वाला है। आहा, क्या बात है, एब्रिज्ड। ठीक है, तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो है, उसका मीनिंग जो एक्ट में दिया हुआ है, वो हूबहू सेम मीनिंग उसका वहां पे दिया हुआ होगा। रूल में भी दिया हुआ होगा या नहीं होगा? आप मुझे बताइए। जो भी एक्ट में दिया हुआ है वही सेम क्या है? सॉरी, ये रुक्स हो गया, ये रूल्स होगा। ठीक है ना? ये हम लोग कर सकते हैं, हम तो कुछ सही लिखा था। ठीक है, आइए, रूल समझ में आ गया आपको? तो रूल्स में जो है वही सेम मीनिंग रहेगा जो सेक्शन नंबर 31 ऑफ द कंपनीज एक्ट में दिया हुआ। नेक्स्ट, ये इतना ही सेक्शन नंबर 20। जो मीनिंग एक्ट में था वही सेम मीनिंग इसमें भी रहेगा। ठीक है। सेक्शन नंबर 21। सेक्शन नंबर क्या? 21। बहुत इजी, देखो। इफ एन ऑथोरिटी हैज द पावर टू इशू द NOSRFP, बोलो साथ में, NOSRFP, देन इट वुड ऑल्सो हैव द पावर टू आवारापंथी करना है। क्या बोल रहे हो? देखो, A stands for add, V stands for vary, A stands for amend such NOSRFP। मतलब जिसके पास में इशू करने का पावर है, उसके पास में ऐड करना, वेरी करना, अमेंड करना, रेसेंड करने का भी पावर है। तो ये लास्ट में ए क्यों डाल दिया आपने? आवारा में कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए आ डाल दिया आवारा। ठीक है, समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल? आता है? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? ठीक है, परफेक्ट।
ओके, देखो यहाँ पे जैसे सेक्शन नंबर 469 में लिखा हुआ है ना कि भैया आपके पास रूल्स बनाने का पावर है, तो रूल्स अगर बनाने का पावर है तो आप अमेंड भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, वैरी भी कर सकते हो द रूल्स मेड। समझ में आया? यू हैव द पावर टू अमेंड ऑल्सो रिसेंड द रूल्स मेड। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? दिस इज सेक्शन नंबर 21। पढ़ लो पहले 20 और 21। हाँ जी। अरे वो थोड़ा सा टाइपो में गड़बड़ हो गया, समझ गया ना आप लोग? हो जाएगा तो? कहाँ पे है? हाँ ठीक है, ये ऐसे कर लो। अच्छा ठीक है, रुको। हाँ क्या बोला था? कुछ कह रहे थे? ठीक। बताइए, हो गया? 20 एंड 21 आपका दिमाग में एकदम प्रॉपर तरीके से सेट हो गया है एकदम? टफ लग रहा है कुछ भी? जनरल क्लॉजेस एक्ट तो बहुत टफ लग रहा होगा, खाली एक बार बाजार में बोल के आएगा प्लीज। जनरल क्लॉजेस एक्ट बहुत सिंपल है। ठीक है, फिर देखिएगा एक बार रिएक्शन आपका। मत बोलना, ठीक है? ऐसे ही खुद चुपचाप पढ़ते रहने तो नजर लग जाएगा फालतू को। सेक्शन नंबर 22। देखो सुनो, इंटरेस्टिंग है वाला पार्ट, देखो हाँ। अब एग्जाम्पल से शुरू करते हैं हम लोग ये वाला पार्ट को। देखो क्या लिखा हुआ है कि जैसे सेक्शन नंबर 123 जो कि किसके ऊपर है? डिविडेंड के ऊपर। थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग। सेक्शन नंबर 123 पलक भूल गई थी। सेक्शन नंबर 123 टॉक्स अबाउट डिविडेंड। ठीक है, इसके बारे में एक्ट में कब लिखा गया था? 29 अगस्त 2013। आप लोग को नहीं पता इसके बारे में क्योंकि आप लोग तो डायरेक्टली 2013 में एंड मतलब लैंड किया डायरेक्टली। बट पहले के टाइम में जब ट्रांजिशन हो रहा था ना, तो इसके बारे में जिक्र कब किया था, इनैक्टमेंट कब हुआ था इसका? 29 अगस्त 2013। बट इसको कमेंट्स कब से किया था मुझे बताइए पहले, कमेंट्स कब से हुआ था ये? 1/4/2014. In fact, most of the sections of the Companies Act 2013 were commenced from when? The 1 April 2014। सर क्यों, सर क्यों ऐसा क्यों हुआ था सर कि सर कमेंट इनैक्टमेंट तो इस तारीख को हो गया था और कमेंट्स इस तारीख को हो रहा है, सर क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज क्या चीज? नहीं, ये लॉजिक नहीं है। जब इनैक्ट थी 2013 में कर दिया 29 अगस्त में, तो इतना टाइम क्यों लग गया इनको कमेंट्स करने के लिए? तो लॉजिक बिहाइंड दिस इज कि जब मैंने कह दिया कि फॉर्म नंबर ये है, फॉर्म नंबर वो होगा, ये फिल करना पड़ेगा, वो फिल करना पड़ेगा, तो फॉर्म भी तो तैयार होना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स एंड ऑल जो है गॉट रेडी बाय द न्यू ईयर, न्यू फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, समझ में आया आपको? इसी वजह से बाकी सारा जो काम कब गया था आपका? 1 April 2004। ठीक है, समझ में आया? अब मुझे बताइए एक बार के लिए, इस बीच में जब से इनैक्टमेंट हुआ ना, इनैक्टमेंट डेट से और कमेंसमेंट डेट के बीच में रूल्स भी बन गए होंगे, डिविडेंड के रूल्स भी बन गए होंगे, बराबर? आप मुझे बताइए, डिविडेंड के जो रूल्स है वो कब से एप्लीकेबल हो जाएंगे? क्या इस तारीख से एप्लीकेबल हो जाएगा? जिस समय रूल्स बन गए थे, क्या इस तारीख से एप्लीकेबल हो जाएगा? आप मुझे बताइए, द आंसर इज यस और नो। रूल्स अगर इन दोनों के बीच में बना है तो क्या रूल्स इस तारीख से अनेक्ट हो जाएगा क्या? द आंसर इज व्हाट? नो सर। कॉमन सेंस का बात है या नहीं? मुझे बताइए भैया, अभी तक तो एक्ट ही कमेंस नहीं हुआ है, तो एक्ट के बाद ही क्या होगा? रूल्स कमेंट होगा। देखो, एमसीए प्रिपेयर द डिविडेंड रूल्स बट इट कैन नॉट कम इनटू फोर्स अंटिल सेक्शन नंबर 153 ऑफ द एक्ट कम्स इनटू फोर्स। दैट्स द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन कि अगर एक्ट आया है तो रूल्स जो है एक्ट के बाद ही आएगा। समझ में आपको? तो वेयर अ स्टैट्यूट हैज बीन इनैक्टेड, स्टैट्यूट मतलब लॉ हैज बीन इनैक्टेड बट नॉट येट कमेंट्स। देख रहे हैं एग्जांपल से कितना फायदा होता है? देखो लैंग्वेज देख रहे हैं आप लोग, एग्जैक्टली वो लैंग्वेज बन नहीं रहा है, वो जो ऊपर वाला पॉइंट है। इट हैज बीन, द स्टैट्यूट हैज बीन इनैक्टेड बट हैज नॉट येट बीन commenced, then although the authority may prepare the subordinate legislation यानी कि NOS RFB, then in that case वो कब फोर्स में आएगा? then the NOS RFB cannot come until the statute itself comes into force। लेकिन जब तक एक्ट जो है, जब तक स्टैट्यूट इन फोर्स नहीं आता है, तब तक सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है वो भी इन फोर्स नहीं आ सकता। एक्ट आने के बाद ही जो रूल्स है, नोटिफिकेशन है, सर्कुलर्स है, वो सब एप्लीकेबल होना स्टार्ट होगा, कमेंट्स होना स्टार्ट होगा। 3 पॉइंट पढ़ा है मैंने सेक्शन नंबर 19, सॉरी सेक्शन नंबर 20, 21, 22, 19 में पढ़ा है। आप मुझे बताए 20, 21 एंड 22
कुछ भी ऐसा लगा जो हम लोग बाहर का कुछ किया है, या एकदम लॉजिकल सा बात है, कॉमन सेंस का बात है या नहीं, मुझे बताइए आप लोग। बट बात ये है ना कि लॉ में लिखा हुआ रहना चाहिए, इट्स नॉट अंडरस्टूड बहुत जगह में। भाई जितना लिखा हुआ है उतना ही अच्छा है अपने लिए, तो इसलिए लिख के छोड़ दिया इन्होंने कि ऐसे दिक्कत नहीं आए बाद में जाके। समझ में आया आपको? ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, यहाँ तक पढ़ लीजिए। सेक्शन नंबर 22 पढ़ो फटाफट। कल फिर मेरा टेस्ट दे पाएगा तो आप लोग? तुम्हारा भी तो फर्स्ट सेम ही चल रहा है। तुम्हारा पूछ रहा है। हाँ, उसके बाद थर्ड चल रहा है। ओके, तुम्हारा थर्ड। ओके, बाकी सौरभ का फर्स्ट चल रहा है खाली। अब वो तो चाहता है मिस कर, हम सोच रहे हैं कि हम लोग फिर इसके एग्जाम के बाद स्टार्ट करेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। बहुत हैवी हो जाएगा उसके लिए नहीं तो, है ना? वो बेटर रहेगा मेरे साथ। तब तक आप लोग बाकी चैप्टर जितना पार्ट है रिवाइज कर लो, एमसीक्यू पे टेस्ट ले लेता हूँ मैं बाकी चैप्टर्स पे आप लोग हल्का हल्का करके, है ना? क्योंकि ऑलरेडी फेमा, इंटरप्रिटेशन, जनरल प्रोसेस, 3 चैप्टर तो खत्म हो गए। एक बार देखो, ये तो करो पहले। जनरल तो आप पकड़ लो, खत्म ही है मोटा मोटी, क्योंकि 22 तक तो पहुंच ही गया अपन। 6 सेक्शन और बचा है खाली। हो गया? समझ में आ गया बढ़िया से दीदी? और दीदी क्लियर है? परफेक्ट। लैंग्वेज देखो एक बार के लिए फटाफट, क्या लिखा हुआ? वेयर अ स्टैट्यूट हैज बीन, where the statute has been enacted but not yet commenced, although the authority has already prepared the subordinate legislation। वो कब इन फोर्स आएगा आपका? जब स्टैट्यूट अपने आप में क्या हो जाएगा, विल कम इनटू फोर्स। परफेक्ट। बताइए, कोई दिक्कत तकलीफ बताइए? नहीं? एक्सेल। नेक्स्ट देखो, सेक्शन नंबर 23 फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ओके। तो अगर मैं आपको बोलूं कि जो अभी तक आपने सेक्शंस पढ़ा है उसमें से एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हमें बता दीजिए भैया, सेक्शन नंबर 23 होगा ये। ठीक है, चलेगा? और एक छोटा सा आज आपको होमवर्क दूंगा, मैं छोटा सा होमवर्क दूंगा आज करने के लिए, ताकि आप लोग हल्का सा बुक को खोलो एक बार के लिए। 24 का मतलब मैं समझा दूंगा आपको अच्छे से एग्जांपल देके, आपको सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट को बुक से लिखना है बस, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना। दैट इज द ओनली होमवर्क यू हैव। ठीक है, ताकि एक बार बुक को आप लोग देख लो हल्का सा। ठीक है, आई कुड हैव मेड यू राइट बट स्टिल ओके। देखो, सेक्शन नंबर 23 देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ये वाला पार्ट, और जब हेडिंग आप लोग पढ़ते हो सेक्शन नंबर 23 का तो ये डिफिकल्ट लगता है, बट इट इज एब्सोल्युटली इजी। ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोविजंस एप्लीकेबल टू मेकिंग ऑफ रूल्स और बाय लॉज आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट रूल्स और बाय लॉज। एक वापस पढ़ता हूं क्योंकि जो सेंटेंस है ना उसको पढ़ के थोड़ा डाउट होता है अपने को। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो तो, प्रोविजंस एप्लीकेबल टू मेकिंग ऑफ द रूल्स और बाय लॉज आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट रूल्स और बाय लॉज। सुनो मेरा बात को, जब कोई भी, मैंने हिंदी में लिखा भी है, आप लोग देखो ताकि आप समझ पाओ आराम से। जब कोई भी सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बनता है ना, तब वो तब तक एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक उसके ड्राफ्ट रूल्स ना बने। ड्राफ्ट रूल्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ड्राफ्ट रूल्स? ड्राफ्ट सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, उसका मतलब क्या हुआ? ड्राफ्ट मतलब ट्रायल, ट्रायल टाइप का। सर क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मुझे पहले ना सभी लोगों से फीडबैक लेना पड़ेगा। अरे मैंने, क्या ऑटोनॉमी चल रहा है क्या किसी का, या डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी है ना। तो जब भी कुछ रूल्स वगैरह बनाएंगे, कुछ ऑर्डर वगैरह पास करेंगे, तो पहले ड्राफ्ट रूल्स बनाइए, सबसे ओपिनियन ले लो पहले आप लोग। सही बात है या नहीं? मुझे बताइए, सबसे ओपिनियन लोगे या नहीं लोगे, कि भैया सहमत हो या नहीं हो, एंड बेस्ड ऑन दैट वो फाइनल बनाएंगे। तो वही वाला पॉइंट बोला है कि जब भी हम लोग कोई भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बनाते हैं ना, इज नॉट एप्लीकेबल जब तक उसका ड्राफ्ट पहले से पब्लिश करके लोगों से फीडबैक ना ले। इस समय क्या क्या करना चाहिए वो बोला। अब हेडिंग, अब वापस हेडिंग पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, प्रोविजंस एप्लीकेबल टू मेकिंग रूल्स, रूल्स या फिर बायलॉज आपको बनाना है आफ्टर 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 द प्रीवियस पब्लिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट रूल्स और बायलॉज। समझ में आया? कब बनेगा रूल्स? जब आपने ड्राफ्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को ऑलरेडी क्या कर दिया है, पब्लिक को दे दिया है कि भैया अपना क्या दे दो, इसमें फीडबैक दे दो। उस समय क्या क्या चीज हमें करना पड़ेगा? देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है देखो तो, वेयर बाय any central act or regulation a power to has the power to make the rules or bylaws is expressed to be given subject to the condition of the rules and bylaws being made after the what, previous publication। एक काम करेंगे पीछे के 2 लाइट्स बंद कर दो, लगता है हमको बार बार करंट आ रहा है और जा रहा है। ठीक है, आफ्टर द प्रीवियस क्या लिखा हुआ है, पब्लिकेशन, देन द फॉलोइंग प्रोविजन शैल अप्लाई। ये 5 पॉइंट आपको आंसर में लिखना है।
ठीक है, दिस 5 पॉइंट्स यू हैव टू राइट इन द एग्जाम्स। ठीक है, आपको ये 5 पॉइंट लिखना है एग्जाम्स में। ठीक है, सो व्हाट आर दीज 5 पॉइंट? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है देखो, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ो देखो क्या लिखा हुआ है, पब्लिश ऑफ द प्रपोज ड्राफ्ट रूल्स एंड बायलॉ। सबसे पहले तो आप जो भी प्रपोज या फिर ड्राफ्ट बायलॉज की बात कर रहे हो उसको सबसे पहले तो आप क्या कराओ, पब्लिश कराओ, ताकि लोग बाग आपको क्या दे सके, फीडबैक दे सके। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, जो भी पब्लिश करना पड़ेगा किसको, प्रपोज बायलॉज बायलॉज एंड ड्राफ्ट रूल्स को। समझ में आया? The authority having power to make the rules or bylaws shall before making them, उसको बनाने से पहले, publish a draft of the proposed rules or bylaws for the information of the persons likely to be affected thereby। जो लोग भी अफेक्ट होने वाला है उनके लिए पहले से ही ड्राफ्ट रूल्स को, प्रपोज ड्राफ्ट रूल्स एंड बायलॉज को वो बनाते हैं, उसको पब्लिश करते हैं ताकि हम लोग फीडबैक ले सके। कॉमन सेंस का बात है या नहीं है? पूरा प्रोसेस ही उसके ऊपर है। तो सबसे पहले तो भैया फीडबैक लेने के लिए आपको उसको पब्लिश तो करना ही पड़ेगा। तो पहला पॉइंट ये लिखा हुआ, पब्लिश ऑफ द प्रपोज ड्राफ्ट रूल्स और बायलॉज। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? नंबर 2 क्या लिखा हुआ देखो, तो टू पब्लिश इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अब जैसे देखो, डिपेंड करता है कि आपको कैसे पब्लिश करना है उसको, फिजिकली पब्लिश करवाना है आपको एक बार के लिए, या फिर कुछ लोग वेबसाइट में डलवा देते हैं, कुछ लोग नोटिफिकेशन के थ्रू पास करवाते हैं। दैट डिपेंड्स ना, वो कैसे मैनर में आपको पब्लिश करना है, वो प्रिस्क्राइब मैनर आपको देखना पड़ेगा। टू पब्लिश इन अ प्रिस्क्राइब मैनर, द पब्लिकेशन शैल बी मेड इन सच अ मैनर एज दैट द ऑथोरिटी डीम्स टू बी सफिशिएंट। तो वो चाहे तो वेबसाइट में डलवा सकते हैं या फिर नोटिफिकेशन के थ्रू पास करवा सकते हैं। और if the condition with respect to the previous publication so requires in such manner as the government concerned prescribes, अगर या तो अपने हिसाब से कर लिया या फिर गवर्नमेंट ने जैसा आपको कहा उस हिसाब से आपने उसको पब्लिश करवा दिया, तो मैनर जो है या तो गवर्नमेंट के थ्रू या फिर जो उनको सही लगता है अथॉरिटी को, उसके हिसाब से भी आपको कैसे पब्लिश कराना है वो चीज हमें डिटरमाइन करना है। पहले पब्लिश कराना है, दूसरा कैसे पब्लिश कराना है, क्या मैनर से पब्लिश कराना पड़ेगा। नंबर 3, नोटिस अनेक्स्ड विद द पब्लिश ड्राफ्ट। सुनो, सो ये नोटिस अनेक्स्ड विद द पब्लिश ड्राफ्ट का मतलब क्या, सुनो भैया, मैंने आपसे फीडबैक लेने के लिए इस ड्राफ्ट को पब्लिश करवाया, तो क्या मैं आपको 5 साल दूंगा क्या ड्राफ्ट का वापस रिप्लाई करने के लिए? एक टाइम लिमिट तो दूंगा ना, कि प्लीज सेंड द रिप्लाई बिफोर 31 दिसंबर 2023, क्योंकि उसके बाद हम लोग को फाइनल रूल्स, फाइनल ड्राफ्ट रूल्स या फिर जो भी आपका है वो निकालना पड़ेगा। फिर टाइम लिमिट दोगे नहीं दोगे आप मुझे बताइए? तो वही इसमें लिखोगे आप लोग नोटिस में। समझ में आया आपको? ऊपर देखो मैंने हिंदी में लिख के दिया है, लिख के देंगे कि लास्ट डेट फॉर फीडबैक क्या है। ठीक है, उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, देयर शुड बी पब्लिश विद द ड्राफ्ट अ नोटिस स्पेसिफाइंग व्हाट, अ डेट ऑन और आफ्टर व्हिच द ड्राफ्ट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। जो इंग्लिश में लिखा हो तो उसी को मैंने सरल हिंदी भाषा में आपके लिए लिख के दे दिया है ताकि कभी भी आप ना भूलें। 3 पॉइंट करा दिए। पहला पॉइंट क्या है, पहले आपको पब्लिश कराना पड़ेगा क्या चीज, पब्लिश द प्रपोज रूल्स और बायलॉज। नंबर 2, फिर मैनर बताओ किस तरह से करोगे आप लोग, वेबसाइट में डालोगे, नोटिफिकेशन के थ्रू, या फिर गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दिया तो उसके थ्रू। नंबर 3, बताना पड़ेगा कि कब तक आपको ड्राफ्ट का रिप्लाई देना है। ठीक है, नंबर 4, 2 पॉइंट और है, देन दैट्स इट। नंबर 4 क्या लिखा हुआ देखो, तो कंसिडरेशन ऑन सजेशन और ऑब्जेक्शंस रिसीव फ्रॉम द अदर अथॉरिटीज। कॉमन सेंस का बात है, नहीं पूरा का पूरा ड्राफ्ट रूल्स और बायलॉज बनाया क्यों है, ताकि हम लोग बाकी लोगों से सजेशंस ले सके। कोई क्रिटिसिज्म है, कुछ ऐसा लगता है ऑब्जेक्शंस है जो कि हमें कंसिडर करना चाहिए, उनको कंसिडर करें हम लोग, ताकि हम लोग उनके हिसाब से एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सके, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल द फीडबैक। यही तो करना है काम है अपना। सही बात है या नहीं मुझे बताइए? और जब एक बार सबका सजेशंस ले लिया, करेक्शंस ले लिया, ऑब्जेक्शन को कंसिडर कर लिया, उसके बाद जब वो फाइनल हो गया तो कहाँ पब्लिश करता है उसको हम लोग, कहाँ पब्लिश करते हैं? इन द ऑफिशियल गैजेट। तो नोटिफाई द सेम इनटू द ऑफिशियल गैजेट। टफ लगा आप मुझे बताइए? लगा बिल्कुल भी, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। ठीक है, वापस रीड करके देखिए, कंसिडरेशन ऑन सजेशंस ऑब्जेक्शंस received from the other authorities, the authority having power to make the rules or bylaws, and where the rules or the bylaws are to be made with the sanction, approval or concurrence of another authority, where जब एक laws को बनना पड़ेगा with the sanction, approval and concurrence of the another authority, SAC, ठीक है, of the another authority, then the authority shall consider any objection or suggestion which may have been received by the authority having the power to make the rules or bylaws from any person in respect to the draft before the date so specified। मतलब कि सिंपल केस में क्या है भी, ये जितना भी ऑब्जेक्शन वगैरह है ना, सजेशन वगैरह है, उसको कंसिडर करने के बाद में ही आप जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है, रूल्स एंड बायलॉज जो है वो बनाते। परफेक्ट, कोई भी इशू बताइए यहाँ तक? एब्सोल्युटली फाइन, श्योर ना, दिक्कत तो नहीं है? पॉइंट नंबर 5 पढ़े क्या लिखा हुआ है, नोटिफाइड इन द
ऑफिशियल गैजेट, द पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ अ रूल और द बाय लॉ purporting that has made in the existence of the power the rules and regulations and the proof कि ये वो चीज बन चुका है। That's it. ठीक है, रीड कर लो फटाफट, दिमाग में सेट करना क्योंकि ये आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीचे करें। मेन तो मेरे को 4 और 5 भी पढ़ना है आपको लैंग्वेज के लिए। एक छोटा सा पार्ट बच सकता है 10 मिनट्स का, 10-15 मिनट्स का लास्ट का पार्ट, उसके लिए आने का दरकार नहीं, छोटा सा उसको सेशन को रिकॉर्ड कर दे दूंगा आप लोग को, नहीं तो लाइव करके 10-15 मिनट कर लेंगे ऑनलाइन। ठीक है, उसके लिए मत आना, 15 मिनट का लेक्चर बचेगा खाली, 10-15 मिनट का मैक्सिमम, 3 सेक्शन बचेगा खाली मुश्किल से बचने से, बाकी तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए स्पीड में अपन कर रहे हैं। ठीक है, इसको ऑब्वियसली एक बार पढ़ना पड़ेगा, 2 बार पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, जितना इजी हो सके उतना कर दिया मैंने। ये इसमें मैंने कुछ ऐसा ऑल्टरेशन नहीं किया, ये आपको बुक का ही लैंग्वेज है, क्योंकि जो क्वेश्चन मुझे पता है कि एग्जाम के लिए रेलेवेंट है उसमें मैं क्यों ऑल्टरेशन करूँ ना, एक बार के लिए जहाँ पॉसिबल है वहाँ याद ही कर लेते हैं अपन। ठीक है, और इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज भी नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 24, मैंने आपको कह दिया था कि थ्योरी जो है आप लोग बुक से देख लोगे, ये आपका होमवर्क है, एंड आपका लास्ट सेक्शन है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का। देखो क्वेश्चन क्या है, अगर कोई कंपनीज एक्ट है 1956 जो कि अभी क्या हो गया है, रिपील्ड हो गया, यानी कि वो क्या बन गया है, ओल्ड लॉ बन गया, तो इसके भी कुछ रूल्स होंगे, इसमें भी कई सारे नोटिफिकेशंस पास हुए होंगे, राइट? ठीक है ना, तो इनके भी कई सारे सब ऑर्डिनेट क्या होंगे, लेजिस्लेशन होंगे। बट अब 1956 क्या हो गया, अब 1956 कब आया था सोचो, और कितने साल तक 1956 चला, राइट? तो आपको लगता है ना कई सारे उसमें रूल्स रेगुलेशंस नोटिफिकेशन सर्कुलर्स आए होंगे, कई सारे चेंजेस हुए होंगे, सही बात है या नहीं, आप मुझे बताइए। तो अब तो 1956 रिपील हो गया, रिपील होकर क्या आ गया आपका 2013, जो पुराना एक्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज रिपील्ड एक्ट, क्या बोलते हैं उसको, एज रिपील्ड एक्ट। और जो नया एक्ट है जो उसकी जगह आ गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एज प्रोविजंस री इनेक्टेड। याद है ना, मैंने आपको कल वाले क्लास में बताया था, जो पुराने एक्ट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एज रिपील्ड एक्ट, और जो नया वाला एक्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं, एज प्रोविजंस री इनेक्टेड। क्या बोलते हैं उसको, एज प्रोविजंस री इनेक्टेड। अब मेरा बात सुनो, अब जब पुराना वाला जो रिपील्ड एक्ट है उसमें कई सारे क्या बने होंगे, आपके कई सारे सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बने होंगे, कई सारे नोटिफिकेशन सर्कुलर्स बायलॉज पास हुए होंगे, क्या वो सेम नोटिफिकेशंस जो है वो पास ऑन होते हैं टू द न्यू, दैट इज द प्रोविजंस री एनेक्टेड वाले पार्ट में? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस सर, जो भी नोटिफिकेशंस जो है वो सब पास होते हैं टू द न्यू एक्ट ऑल्सो, प्रोवाइडेड कि वो स्पेसिफिकली कहा गया है कि नहीं होगा। इसका मतलब कोई अगर नोटिफिकेशन कोई सर्कुलर्स अगर 1956 के टाइम का पास हुआ हुआ है ना, तो वो हुबहू कंटिन्यू किसके लिए हो जाएगा, 2013 के लिए। और 2013 अगर स्पेसिफिकली बोलता है कि अब ये एप्लीकेबल नहीं होगा भैया, तो बात अलग है, अदरवाइज वो हुबहू क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, सिंपल। समझ में आया? तो कंटिन्यूज टू अप्लाई अंडर द न्यू लॉ अंटिल व्हाट, स्पेसिफिकली रिपीट।
सेक्शन नंबर 24 गिव्स द टाइम टू द गवर्नमेंट टू ड्राफ्ट न्यू रूल्स फॉर द न्यू स्टैट्यूट। भाई उसके पास मौका दे रहा है कि जब तक ये पूरा तैयार नहीं हुआ ना प्रॉपर्ली रूल्स वगैरह, आप तब तक उसको यूज करते रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जब आपका बन जाए तो उसको अमेंड आप कर लेना आराम से, उसको हटा देना। समझ में आया आपको? दिस वाज टिल सेक्शन नंबर 20 to 24 which was all about subordinate legislation। मेरे हिसाब से इसके पहले का जो आपका है पावर्स एंड फंक्शनरीज वाला पार्ट और ये सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये तो बहुत ज्यादा आसान है मेरे हिसाब से। ठीक है, मुझे बताओ इसके आगे करना है, कुछ सेक्शंस करना चाहते हो? देखो यहाँ तक खत्म हो गया, अब है मिसलेनियस फ्रॉम 25 to 30, 5 सेक्शंस बचे। इसमें मेरे को कुछ नहीं करना, मेरा दिमाग में यहाँ तक था कि करवाना है मुझे। इसके आगे से मैंने कल करवाया ना आपको हल्का हल्का आगे का, तो वैसे ही इसमें है कि आपके ऊपर है। इसमें इफ यू टेल मी कि भैया 2 सेक्शन ट्राई कर ले, 2 खत्म करने ट्राई करे, 2 ट्राई करते हैं। ठीक है, हाँ 25 इजी है, वेरी वेरी इजी सेक्शन, सेक्शन नंबर 25। ठीक है, सेक्शन नंबर 25 में क्या लिखा हुआ है देखो तो, रिकवरी ऑफ फाइन्स। क्योंकि मिसलेनियस लिखा हुआ है तो कोई अब इसका हाथ पांव नहीं है, अब कहीं का टॉपिक भी हम लोग पिक कर सकता है। ठीक है, आइए रिकवरी ऑफ, व्हाट डू मीन बाय रिकवरी ऑफ फाइन्स, व्हाट डू मीन बाय दैट, क्या होता है रिकवरी ऑफ फाइन्स? बताओ ना, एनीबॉडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकवरी ऑफ फाइन्स? भैया किसी ने डिफॉल्ट वगैरह किया है, किसी ने अगर डिफॉल्ट वगैरह किया है तो हम लोग उससे पैसे रिकवर करेंगे या नहीं करेंगे, आप मुझे बताइए। ठीक है, इसमें देखो रेफरेंस किसका दिया हुआ है, इंडियन पीनल कोड का, देख रहे हैं आप लोग, या फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर्स। ठीक है, ठीक है, सही है। इसमें से मोस्ट लाइकली आई थिंक आप लोग का ज्यादा पॉपुलर लेवल पे आईपीसी पढ़ा हुआ होगा, आप लोग का मतलब सुना हुआ होगा एक्चुअली। ठीक है, तो आईपीसी के तहत आप मुझे, मैं बताता हूँ, आईपीसी के तहत अगर मुझे किसी से भी पैसे रिकवर करने हैं, मुझे फाइन्स रिकवर करने हैं, तो 2 तरीके से मैं रिकवर कर सकता हूँ। देयर आर 2 मेथड्स इन विच आई कैन रिकवर एनी फॉर्म ऑफ फाइन फ्रॉम अ पर्सन। ठीक है, नंबर 1, या तो मैं इसको जेल में फेंक दिया, मतलब रख दिया, ठीक है, मैंने उसको जेल में डाल दिया, अरेस्ट कर लिया उसको। या फिर नंबर 2, उसके जो भी एसेट्स है, पर्सनल एसेट्स है, उसको मैंने अटैच कर लिया, अटैच मतलब जब्त कर लिया। अटैच मतलब क्या होता है, जब्त कर लिया। भैया सुना होगा ना, विजय माल्या ने रिपेमेंट नहीं किया तो उसके पर्सनल एसेट्स भी क्या हो गए थे, जब्त हो गए थे, और उसको बेच के कोशिश किया कि जो भी जिसके भी पैसे बाकी है उनको रिपे कर सके। राइट, आईपीसी में ये रूल है, और इसमें लिखा हुआ मस्त, बोलते हैं कि सर रिकवरी ऑफ फाइन्स के लिए ना वही मेथड यूज कर लो जो आईपीसी में दिया हुआ है, वही दिया हुआ है, देखो यहाँ पे सेक्शन 63 to 70 ऑफ द इंडियन पीनल कोड एंड द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब अभी तक, तो एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स मतलब अभी तक। अरे पहले आईपीसी में कोई पुराना गुना दिया हुआ होगा क्या, वो भी अभी एप्लीकेबल हो जाएगा क्या? नहीं, जो कि अभी तक अभी के लिए एप्लीकेबल है उनको अलाउ किया। ठीक है, इन रिलेशन टू द इशू एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट्स फॉर द लेवी ऑफ फाइन्स, इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर द लेवी ऑफ फाइन्स शैल ऑल्सो अप्लाई टू ऑल फाइन्स इम्पोज अंडर एनी एक्ट, मतलब जनरल क्लॉज में बोल दे कि भैया सुनो, कोई भी एक्ट के तहत अगर लिखा हुआ है ना फाइन्स की रिकवरी करनी है तो कैसे रिकवर करोगे, किसको फॉलो करने का है, आईपीसी, किसको फॉलो करने का है, आईपीसी। समझ में आया आपको? सर अनलेस एन एक्ट और रेगुलेशन कंटेन्स अ एक्सप्रेस प्रोविजन टू द कॉन्ट्ररी, कोई स्पेसिफिक एक्ट जो है अनलेस अदरवाइज आपको कॉन्ट्ररी बता रहा है तब आईपीसी को फॉलो नहीं करोगे, अदरवाइज हम लोग वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जो कहाँ लिखा हुआ है, आईपीसी में। सर एग्जाम्पल बताइए ना सर, ये कॉन्ट्ररी कब होगा, इनकम टैक्स। आप लोग अभी तो नहीं पढ़े हो, जब लोग फाइनल में आ जाओगे यू हियर अबाउट असेसमेंट प्रोसीडियर, सब पढ़ोगे आप लोग आगे जाके, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, वहां पे समझ में आएगा कि पैसा कैसे रिकवर होगा आपका। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ रहता है, तो उसमें इनकम टैक्स में ना प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है कि कैसे कैसे पैसा रिकवर होगा, कैसे हम लोग फाइन रिकवर करेगा। तो उसमें हम लोग आईपीसी को फॉलो करेंगे, खुद में जो एक्ट में लिखा हुआ वो फॉलो करेंगे, खुद में जो एक्ट में लिखा हुआ वही फॉलो करेंगे अपन। समझ में आया? अब कंपनीज एक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ होगा तो किसको फॉलो करेंगे, सेक्शन 25 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट, जो कि किसको रेफर कर रहा है, आईपीसी एंड सीसीपी को। ठीक है, चलेगा? देखो, द मोस्ट कॉमन मेथड जो मैंने आपको कहा था वही देख, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिकवरी ऑफ फाइन इज व्हाट, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी, मैंने बोला था ना, जब्त करना और फिर बेच देना। ठीक है, या फिर अरेस्ट, ये कहां लिखा हुआ है, ये कहां लिखा हुआ है, आईपीसी में। समझ में आया आपको? इजी एकदम, आईपीसी में यही लिखा हुआ है कि या तो अगर पैसा नहीं दिया ना, ओए श्रुति जी, अगर पैसा नहीं दिया तो क्या क्या करेंगे, अटैच कर देंगे प्रॉपर्टी को, या फिर सेल कर देंगे प्रॉपर्टी को, या फिर आपको क्या कर देंगे, अब बहुत को तो अरेस्ट कर नहीं पाते हैं, दे गो टू, समझ गया ना, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट, सम स्टैट्यूट्स हैव देयर ओन डिटेल प्रोसीजर ऑफ रिकवरी ऑफ फाइन्स लाइक द, जो बोले
लिख के दे दिया, किसी ऐसा फीलिंग नहीं है, ऐसा लगे जब आप लोग पढ़ रहे हो कि भैया ही वापस बोल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, तो वो याद रहेगा। हाँ, इस समय भैया पढ़ा रहे थे जब मैंने एग्जाम दे के आया था बीकॉम का, मैं थक गई थी और मेरे को 2 दिन तक भैया जो है केक के लिए ताना मार रहे थे बट दिया नहीं। ठीक है, समझ में आया? और फिर हाँ, उसी टाइम में जब मैंने भैया को बोला था कि आप तो मेरे बर्थडे में छुट्टी भी नहीं दिया मेरे को, वही बोला था। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, अरे बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है, सेक्शन ऑफ 26, मस्त सेक्शन है। ठीक है, इसमें आपको ना एकदम मस्त एक वर्ड सिखाऊंगा, मेरा भी टाना गया ही है देखो किसी से। ठीक है, बट हमको बहुत पसंद आया ये वाला पार्ट। ठीक है, ये हमको ना, मतलब दिस आई फाउंड इट टू बी लकीली, और मुझे लगता है कि इधर में मस्त अटैच हो जाएगा ये वाला चीज। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो 26 27, हाँ 27 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इनमें से मिसलेनियस में बोलूं इंपॉर्टेंट सेक्शन, इट विल बी व्हाट 27। एग्जाम में बहुत 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 ज्यादा पूछता है। ठीक है, चलेगा। 28 को वर्बली बता दूंगा आपको। और ठीक है, देखता हूँ तो, चल, पहले देखते हैं 27 समझ में आ गया बढ़िया से। 27 एकदम एब्सोल्युटली क्लियर है, रिकवरी ऑफ फाइन से इसको फॉलो करता है, पर आईपीसी या फिर सीपीसी को, सीसीपी को। हाँ ठीक है, सॉरी। 25 को समझ में आ गया ना आपको? हम वही देख रहे थे कि तुम नींद में है या नहीं है, हम चेक कर रहा था। वेरी गुड, यू हैव पास्ड माय एक्सपेक्टेशंस। आओ, क्वेश्चन सेक्शन नंबर 26। सेक्शन नंबर 26 इतना क्वेश्चंस करा दिया लोगों को कि अब मुझे सेक्शन नंबर जगह क्वेश्चन नंबर निकलता है मेरा। ठीक है, 26 क्या लिखा हुआ? ऑफेंस पनिशेबल अंडर 2 और मोर इनैक्टमेंट्स। तुमने ऐसा कोई गुनाह कर दिया कि अब तुम्हारे खिलाफ एक लॉ नहीं, दो दो लॉ पड़े हुए हैं। दोनों लॉ ने आपको बोला कि इसको सजा दो। वन लॉ इज टेलिंग इसको 2 साल के जेल में डाल, दूसरा लॉ बोला इसको 3 साल के अंदर जेल में डाल। समझ में आया क्या? ये कंपनी है, नहीं डालेंगे, हाँ। तो ये कंपनी है और कंपनी ने कुछ डिफॉल्ट कर दिया। अब टैक्स वाला लोग भी आ गया और बोलता है कि इससे पैसा रिकवर करो, ये पैसा नहीं दे रहा, इसको जेल में डालो रे 3 साल के लिए। और इसमें ना ये कंपनी लॉ का भी, क्योंकि कंपनी है तो कंपनी वाला पार्ट भी डिफॉल्ट कर दिया, तो उसमें भी आ गया सेम चीज के लिए, सेम गुनाह के लिए दोनों चीज अट्रैक्ट हो गया, तो दोनों लॉ अट्रैक्ट हो गया। और दोनों लोग ने क्या लगा दिया इसके ऊपर? सजा लगा दिया। तो उस केस में क्या होगा? क्या ऐसे होगा? 2 साल के लिए पहले चला गया ये, फिर वापस आया, फिर वापस 3 साल के लिए जाइए, ऐसा होगा क्या? बताइए। तो इसमें लिखा हुआ है, इसको इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी। क्या बोलते हैं इसको? डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी। अगर आप ये लिख दोगे तो बहुत ही बढ़िया बात है, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी। क्या लिखोगे? डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी। बेस्ट हमको यह लगता है, पता है आप लोग बोल रहे हो डॉक्ट्रिन ऑफ डबल डबल जियोपार्डी, किसी को मतलब ये नहीं कि बताओ कि क्या होगा उसमें। ठीक है, सुनो, अगर आपका दो इनैक्टमेंट, दो या दो से अधिक इनैक्टमेंट्स ने आपको सेम ही ऑफेंस पे पनिश करने के लिए तैयार हो गए हैं, तो मेरी बात को सुनना, आपको केवल एक ही बार पनिशमेंट मिल सकता है। दो एक ही गुना के लिए दो दो अलग अलग बार पनिशमेंट आपको नहीं मिलेगा। समझ में आया? एक ही बार मिलेगा आपको। नहीं तो क्या परेशानी है, 2 साल के लिए जेल गया वापस आया, वापस जाइए। श्योर? समझ में आया क्या? ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपने कोई पनिशमेंट किया है, उसका सजा आपको कितना बार मिलेगा? एक ही बार मिलेगा। अब आप बोलोगे भैया, अब सुनो एक बार के लिए, आप कोर्ट में जज हो, आप कोर्ट में क्या हो? जज हो। आप मुझे बताइए, मैंने आपको सिखा दिया ये वाला सेक्शन कि भैया कोई सजा होगा तो अब कितना बार, अगर आपने कोई एक ही सजा पे दो से ज्यादा लॉ को अट्रैक्ट कर लिया तो कितना सजा मिलेगा आपको? कितना बार मिलेगा? एक ही बार मिलेगा। मतलब एक गुना के लिए कितना सजेशन, कितना सजा? एक ही बार मिलेगा, बराबर। आप मुझे बताइए कितना सजा के लिए कितना महीना के लिए जाओगे आप? कितने महीना, कितने सालों के लिए जाओगे आप अंदर? आप ना, आप अभी वो जज हो, आपको दो लॉ आ गया आपके पास में, एक लॉ बोलते 2 साल, एक बोलते 3 साल, आप बताओ। वेरी गुड, अमेजिंग। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा पूरी जज के ऊपर है, वो चाहे तो 3 साल बोल दे, वो चाहे तो 2 साल बोल दे, वो चाहे तो 5 साल बोल दे, वो चाहे तो 7 साल बोल दे, वो उसके ऊपर है। समझ में आया आपको? बट वो ऐसे नहीं बोलेगा 2 साल जाके आइए फिर देखते हैं, ये 5 साल जाके आइए फिर देखते हैं, मन हुआ तो वापस नहीं भेजेंगे। ऐसा नहीं कर सकते। समझ में आया? एक ही बार में बोलो जो बोलना है, हम बार बार आना जाना नहीं करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, एक सजा तो एक ही हुआ ना। अगर इफ आई हैव सेंट यू फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years, देन इट इज व्हाट? देन इट इज व्हाट? बताइए मुझे, देन इट इज व्हाट? इट इज लाइक वन ऑफेंस के लिए आपको हुआ है ना, और है ना सब चालू है, सब अपने एक्ट में लिखा हुआ मिनिमम, मिनिमम 1 साल, मिनिमम 2 साल, कुछ में लिखा हुआ मैक्सिमम 5 years लिखा हुआ है, बट बहुत कम में लिखा हुआ है। तो बहुत स्मार्ट है वो लोग, मैक्सिमम तो लिखा हुआ ही नहीं है। क्या? और पूरी समझ में आया आपको? चलेगा, देखो अब सुनो, सुनो,
सबसे ऊपर कौन है पूरा? अगर भारत का, जो हम लोग पूरा भारत का, अगर हम संविधान का बात करें, तब बोल ही दिया, भारत का संविधान सबसे ऊपर है। संविधान मतलब, ओह वाओ अमेजिंग। ठीक है, भारत का क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस सबसे ऊपर, राइट, पक्की बात। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता सेक्शन नंबर नहीं आता, सेक्शंस नहीं आता, उसके अंदर आता आपका आर्टिकल्स। पता होगा आपको। ठीक है, आर्टिकल ही एक है जिसमें लिखा हुआ है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। याद होगा ना आपको? सही बात है, बिल्कुल। तो उसी का आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 20 का लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पहले हम लोग आर्टिकल 20 पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो ना एक बार के लिए पलक। ठीक है, एक सेकंड, पीछे कोई है क्या? देखो ना, चार्जर चाहिए, इसका खत्म होने वाला चार्ज। क्या पढ़ रहा है देखो तो, अलग पढ़ो एक बार। अरे 2 + 20 नहीं, 20 है, आर्टिकल 20 है। ठीक है, वापस पढ़ो एक बार जोर से, वापस पढ़ो, पढ़ो पढ़ो। एक ही ऑफेंस के लिए उसको एक से ज्यादा बार सजा नहीं मिल सकता। दैट्स द लॉ विच इज गिवन। समझ में आया आपको? इसका कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास में नहीं है, ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? भारत के संविधान में लिखा हुआ है। सबसे ऊपर कौन? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट, तो उसमें लिखा हुआ है। अरे इधर ही लगा हुआ होगा, जो उस तरफ जहां पे मैत्री का चार्जर लगा हुआ था, वहीं पे मेरा कल लगा के हम गया था। ठीक है, फिर क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, अ प्लेन रीडिंग ऑफ सेक्शन ऑफ 26 shows that there is no bar to the trial or conviction of an offender under two enactments, but there is only a bar to punishment for the offender twice for the same offense। मतलब दो बार आप कोई पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए इसको सजा नहीं दे सकते। और इजी के लिए कर दिया मैंने, देखो, और इजी के लिए आपको कर दिया, आपके लिए सिर्फ इतना पढ़ने से काफी एक बार के लिए। फिर ये देखो क्या लिखा होगा, वेयर एन एक्ट और omission constitute an offense under two or more enactments, then the offender shall be liable to be prosecuted and punished under either or any of these। either or any of these, देखा, either any of these, समझ में आया आपको? enactments, but shall not be punished twice for the same offense। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, वो आप देख लो। either और any of these वो आपके ऊपर है, बट आप उसी ऑफेंस के लिए दो बार पनिश नहीं हो सकते। दिस इज सेक्शन नंबर 26। पढ़ लो, पढ़ो पढ़ो। पीरियड 27 जो कि बहुत ज्यादा रेलेवेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सेक्शन 27।